हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पिछले दिन क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 उसने कहा था, इनका पहला वीडियो हमने दिया, जिनमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय दिया और उनसे जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न उत्तर थे बनने वाले जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, उसका भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया और वो आपको हमने दिया पहले वीडियो में। दूसरा वीडियो में हमने पाठ को विस्तार से चर्चा किया कि उन्होंने अपने उसने कहा था कहानी के माध्यम से हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं और वो कहानी का क्या क्या मुख्य पॉइंट थे वो हमने वर्णन किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ के जितने भी प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए और इन सारे क्वेश्चनों को उत्तर आपको इन्हीं वीडियो में मिल जाएंगे। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो को देखते रहिए, सारे उत्तर आपको अपने अपने मिलते चले जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। उसने कहा था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा था कहानी के कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने बताया था आपको कि यह कहानी, उसने कहा था कहानी के कुल कितने भाग हैं, 5 भाग। देखिए बच्चा एक बोल रहा है 5 भाग, बहुत अच्छा बोला। कितने भाग, 5। कहानी के कितने भागों में युद्ध की वर्णन है, तो याद रखें कहानी के जो 3 भाग हैं उन 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। तीसरे, चौथे और पांचवें, इन तीनों ये 3 जो भाग हैं यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, इनमें युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो लिखा हुआ उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, तीसरे, चौथे और पांचवें भाग में युद्ध का वर्णन है। आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्या लिखेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक नजर देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी के कितने भाग, 5। उसने कहा था कहानी के कितने भाग, 5। उनमें कितने भागों में युद्ध का वर्णन, 3। तीसरे, चौथे और पांचवें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। यानी ये एक प्रकार का नाटकीय कहानी है और इन कहानियों में कौन कौन से लोग भाग लिए हैं तो उनका नाम बताना है। देखिए पहला है हमारा कहानी के मुख्य पात्र में लहना सिंह, जो जमींदार के पद पर हैं। इनका बचपन का नाम नंदू था, जो आपके फिल्मों में दिया गया है। दूसरा है सूबेदारनी, जिनका नाम है कमली, और ये लहना सिंह की प्रेमिका और सूबेदारनी के नाम से जानी जाती है। तीसरा है हजारा सिंह, जो सूबेदार है। चौथा है बौधा सिंह, जो सूबेदारनी का बेटा है। एक लप्टन साहब है जर्मनी के, जो जासूस थे। और वजीरा सिंह, जो लहना सिंह के मित्र थे। क्लियर है। तो अब आपके क्वेश्चन में क्या क्या है, प्रश्न कह रहा है कि जो उसने कहा था, आपने जो कहानी पढ़ी उनके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पात्र में पहला लहना सिंह, दूसरा है सूबेदारनी, तीसरा है हजारा सिंह, चौथा है बौधा सिंह, लप्टन साहब और वजीरा। किस किस पद पर हैं ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से एक नजर देख लेते हैं। लहना सिंह जो जमींदार हैं, जो सूबेदारनी का प्रेमिका भी है, प्रेमी। दूसरा है सूबेदारनी जो लहना सिंह की प्रेमिका और सूबेदारनी पद पर वह अभी चल रही है। अगला है हजारा सिंह, जो सूबेदार हैं। बौधा सिंह सूबेदारनी का बेटा है। लप्टन साहब जर्मनी का जासूस। वजीरा लहना सिंह का मित्र। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। ऐसे हम पाठ का प्रश्न उत्तर बता देते हैं। आप चैप्टर अगर पढ़ लिए होंगे तो मेरे ख्याल से इन प्रश्न उत्तर को देखने की जरूरत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ अगर डाउट रह गया हो तो क्लियर हो जाएगा इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सुनिएगा। लहना सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहा कि आप लहना सिंह के बारे में क्या जानते हैं, उनके बारे में बताइए। लहना सिंह क्या था, बचपन में अमृतसर में अपने मामा के गांव गया था और वहां एक छोटी लड़की जो सड़क पर चलते हुए घोड़े के नीचे आ रही है तो उसको वह बचा लेता है और बचाने के बाद दोनों के बीच में थोड़ी सी मित्रता की बात होना शुरू हो जाता है। केवल बातचीत ज्यादा नहीं है कहानी में, बस वो एक दूसरे से पूछते हैं गांव का नाम और लड़का उससे पूछता है कि गुरमाई हो गई। अब कुरमाई हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लड़की कुछ बोलती नहीं है, लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं, लेकिन लड़का मन ही मन प्रेम करने लगता है। अब वही प्रेम 25 वर्षों बाद फिर सामने आता है,
जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की की शादी के बाद एक लड़का होता है, फिर वो लड़का बड़ा हो जाता है और युद्ध मैदान में जाने के समय में जब वो लड़का यानी वही लहना सिंह अब बड़ा हो गया है और वो भी अंग्रेज पुलिस के मतलब जमींदार पद पर है। जब वो युद्ध में जाने लगता है तो सूबेदारनी वही लड़की जो अमृतसर में मिली थी, वह लड़की उसे कहती है कि तुम जैसे हमारी जान बचाई थी वैसे हमारे पति और हमारे बेटे की जान बचा लेना। और वो दिए गए वादों को वो पूरा भी करता है। लड़का दिए गए वादों को वो क्या करता है, पूरा करता है। अर्थात आपने क्या समझा कि लहना सिंह इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और अमृतसर के बाजार में एक लड़की को पहली बार जब वो मिलते हैं मन ही मन उसे प्रेम कर बैठते हैं और अंत में उसके दिए गए वादों को वचन को निभाते हैं। मरने समय उसे हर बात याद भी आता है। अर्थात लहना सिंह इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं जो अपनी प्रेमिका जिसे उन्होंने केवल मन ही मन प्यार किया था उसके दिए गए वादों को भी वो अंत में पूरा करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवाद को एकत्रित कीजिए। यानी लहना और संवाद कहाँ कहाँ बात करते हैं पाठ में वो बताइए। तो कहानी जो शुरुआत होती है उस कहानी के शुरुआत दृश्य में ही पहले पद में ही लहना सिंह और सूबेदारनी की मुलाकात कहाँ होती है, अमृतसर के बाजार में। और दोनों एक दूसरे से क्या क्या बात करते हैं उसका मेंशन है। पहले देखिए, जैसे वहां पर जान बचाता है तो लड़का यानी कि जो लहना सिंह है वह उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो लड़की कहती है कि हमारा घर कहाँ है, मगरे में है। फिर लड़की पूछती है यानी सूबेदारनी पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो लहना सिंह कहता है कि मेरा घर माझे में है। ठीक, नाम का कोई चर्चा नहीं है, केवल घर पूछा जाता है। फिर लहना सिंह पूछता है यहाँ कहाँ आई हो। तो वह कहती है कि हम अपने मामा के गांव जो गुरु बाजार में है और मेरे मामा का नाम अतर सिंह है उनके यहाँ आए हुए हैं गुरु बाजार में। इतनी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद मात्र इतना संवाद है। फिर लड़का पूछता है यानी लहना सिंह पूछता है क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई। तो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और धत बढ़ के चली जाती है। ये संवाद बस। फिर कभी कभी आपस में मिलते हैं अचानक, ऐसे मुलाकात विचार करनी है। अचानक कहीं किसी दुकान पर गए, मिल गए, कहीं हाट में गए, दूध वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ मिल जाता है। और इसी तरह से लड़का हमेशा उसे पूछती है क्या क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई। तो लड़की धत कहती है और अंत में एक दिन कह देती है कि हाँ कुरमाई हो गई। देखते नहीं यही रेशम वाली का सालू, सालू का मतलब जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा की बात किया गया है। तो वह कहती देखते नहीं यही इस रेशम वाली साली कल ही तो मिला है मुझे, यही कल मेरी हुई कुरमाई। लड़का वहां पर दृश्य वो खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर अगला दृश्य आता है जब यहाँ पर वह कहाँ जा रहा है, युद्ध मैदान में। लहना सिंह जैसे ही सूबेदारनी की यानी सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है तो वह सूबेदारनी देख लेती है और वह पहचान जाती है कि यही लहना सिंह है और उससे बातचीत करना शुरू करती है। तो वहाँ पर बात करती है बुला करके कि तुमने जैसे मुझे पहले जान बचाई थी आज मुझे जान बचा लेना, हमारे पति और बेटे को। और वह वहां पर वादा दे करके और चला जाता है। इन्हीं सब बातों को जो हुआ है चर्चा, दोनों में बातचीत, उसी को लिखना है। तो आप लिखेंगे कैसे, तो याद रखिएगा, लिखिएगा पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच संवाद इस प्रकार है। जैसे लहना सिंह तीर देकर के लिखिएगा तुम्हारा घर कहाँ है। तो सूबेदारनी कहती है कि मेरा घर मगरे में है। फिर तुम्हारा घर, वही सूबेदारनी कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वह कहता है कि लहना सिंह कि मेरा घर माझे में है, तुम कहाँ रहती हो। तो सूबेदारनी कहती है यहाँ मामा कतर सिंह, कतर सिंह, कतर सिंह के आए हैं और वो कहाँ है, गुरु बाजार में है। लाना सिंह क्या तेरी कुरमाई हो गई। सूबेदारनी कहती है धत। ये दृश्य लगातार वहां चलता है और पहला दृश्य खत्म होता है। अब दूसरा दृश्य क्या सुनिएगा। जब लाना सिंह कहाँ पहुंचता है, सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ। तो लहना सिंह तुम कैसे हमें पहचानती हो, यानी लाना सिंह पूछता है उस सूबेदारनी से कि तुम हमें कैसे पहचानती हो, कैसे हमारी मुलाकात हुई। सूबेदारनी कहती है वही अमृतसर की लड़की जिसे तुमने बचाया था, तेरी कुरमाई हो गई, याद आ रहा है, ऐसे वो पूछती है। वहाँ अमृतसर वाले जहाँ हम लोग गए थे दही बड़ी लाने के लिए, अच्छा अच्छा, तब उसे याद आता है जैसे पहले मेरी जान को बचाया उसी तरह से मेरे पति और मेरे बेटे को बचा लेना। तो लहना सिंह कहता है ठीक है। ये देखिए यहीं पर इतनी संवाद ही होती है दोनों के बीच, और दोनों के बीच को संवाद को पूरा भी करता है बेचारे। चलिए जो भी है, तो आपने क्या समझा कि संवाद अगर लिखने के लिए कहेगा तो दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है
उसको आप लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना का क्या प्रतिक्रिया हुई। आपने क्या सुना था, कहानी पढ़ा था कि जब लहना सिंह बार बार उसे पूछता है क्या क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई, तो वह कहती धत, चली जाती। फिर पूछता क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई, धत कहकर चली जाती। देखिए हाँ और ना का जवाब नहीं देती है लड़की, लेकिन एक दिन फिर इसी तरह से मुलाकात होती है। लड़का मूड में, मतलब हंसी मजाक के मूड में वह पूछ देता है क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई। लड़की कह देती है कि हाँ। देखते नहीं हो यही रेशम वाली सालू मिला है। तो लड़का पूछता है कब, तो लड़की कह देती है कल ही तो हुई है। अब इसके बाद लड़का का तो मानसिक स्थिति जो है ना वो बिगड़ जाता है। ठीक है ना, ऐसे होता है कि प्रेम में कभी जब आप किसी से, लड़की से प्रेम कर रहे हो और लड़की अचानक अगर इस तरह की बातें कर दे तो थोड़ा सा लड़का का ना मनो टूट जाता है, दिल टूट जाता है। और क्या क्या होता है वो तो लड़का ही समझता होगा। क्या क्या होता है सुनिएगा। लड़का क्या करता है, यानी लहना सिंह क्या करता है, अपने घर की ओर चल देता है। और जैसे घर की ओर चलता है तो रास्ते में एक लड़का आ रहा होता है, उसको मोरी यानी कि नाला में वो ढकेल देता है। देखिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी है सो। फिर सामने एक सब्जी वाला आ रहा है, सब्जी वाला का जो गोभी उभी होता है उसको भी वो धकेल, मतलब गिरा देता है टोकरी को। वो खोमचे वाला जो होता है ना, खोमचे वाला जो पानी पूरी यार नहीं बेचता है माथे पर सिर पर उठा करके, उसके खोमचे वाले को सारी कमाई को वो छीड़ देता है, फेंक देता है। इधर एक कुत्ता है, उस कुत्ता को भी पत्थर से वो मारता है। साथ में एक साध्वी यानी जो ब्राह्मणी है वो स्नान करके आ रही है और उससे भी जाकर के टकरा जाता है। और वहां पर वह कहती है कि क्या अंधा दिखाई नहीं पड़ता क्या। यानी आपने क्या देखा कि जब वो इस तरह से कह देती है तो लड़का की मानसिक स्थिति क्या हो रहा है, बिगड़ गया है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब लहना सिंह सुना तो उसका दिमाग ही घूम गया। उसने एक लड़के को नाला में धकेल दिया, कुत्ते को पत्थर से मारा, गोभी वाले पर दूध डाल देते हैं, और खोमचे वाले, जो खोमचे वाले हैं, सारा सारा दिन की जो उनकी कमाई है उसको गिरा देता है। और एक ब्राह्मणी स्नान करके जो आ रही थी उससे टकरा जाते हैं, जिससे उसे अंधा कहता है। और हाँ, जो लड़का देख रहे हो ना, ध्यान रखना, ये समझ रहा ना आप, जो होता है मार्ग, मार्ग पर भटकना मत, नहीं तो आजकल 5,000 के मेकअप पर ना लड़का सबको भटका दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और हम तो लड़के वाले के पक्ष की तरफ से हैं, इसीलिए मार्ग से भटकना नहीं। अगर आज तक ये लड़के 5,000 का मेकअप नहीं लगा करके भटकाया जाता तो पता नहीं लड़का कहाँ से कहाँ होता। लेकिन पता नहीं क्या है, छोड़िए ये किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जारा क्या है, जारा मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करता। वजीरा के इस कथन का क्या अर्थ है। देखिए वजीरा, एक वहां पर वजीरा है नाम का व्यक्ति, कौन, लहना सिंह का मित्र है। वो कहता है कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इसका क्या अर्थ है, सुनिएगा कहानी। जब लहना सिंह वापस घर से जब युद्ध मैदान में जाता है और वहां पर उसी जिस खंडहर में वो युद्ध लड़ रहा है वहां हजारा सिंह भी है, बौधा सिंह भी है, और लहना सिंह उनके और साथी सब हैं। लेकिन जब सूबेदारनी ने ये कहा था कि हमारी बेटे और हमारे पति को तुम जान पर खेल करके बचाना, तो वह अपने दिए गए वादों को निभाने के लिए जब खंडहर में तो वह क्या था कि वो एक खंडहर में बैठा हुआ था, और उसी समय बौधा सिंह को ना बुखार आ जाती है, तेज कपकपी है, बुखार है। तो लहना सिंह अपनी जो जर्सी है, जर्सी का मतलब होता है जो पुलिस आर्मी को ठंड से बचने के लिए लंबी कोट दिया करता है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, कंबल जैसा बना हुआ मोटा जैसा रहता है जैकेट, वो जैकेट यानी जर्सी उतार करके किसको पहना देता है, बौधा सिंह को। लहना सिंह किसको दे देता है, बौधा सिंह को पहना देता है। साथ में अपनी जो बिछावन उछावन है वो भी उसको दे देता है ताकि वो ठंड से बचे। इसी समय वजीरा उसे कहता है कि जारा क्या है, मौत है। यानी तुम अपना कपड़ा उतार करके उसको दे रहे हो, तुम ठंड में रह रहे हो, और ठंड को क्या समझते हो, वहां पर वो कह रहा है ठंड को क्या समझ रहे हो, ये क्या है, मौत है, मौत। फिर निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। देखिए वहां कहता है
कि यह खेल नहीं है, मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। अर्थ है मरना है तो देश के लिए मरो, इस तरह मरना सही नहीं है। यानी कहते हैं कि तुमने जो उस सूबेदारनी की बातों को लेकर के अगर परेशान हो तो ये मरना सही नहीं है। अगर मरना ही चाहते हो तो देश के लिए मरो, तो तुम्हारा फिर नाम होगा, वीर गति की प्राप्ति होगी। और इस तरह से ठंड से मर जाओगे तो कोई तुम्हें वीर गति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अर्थात जो निमोनिया से मरते हैं उन्हें मुरब्बा। देखिए निमोनिया एक बीमारी होती है जिसमें सांस बहुत तेज चलता है, सांस बहुत तेज चलता है। और मुरब्बा एक ऐसा जो है ना, हम लोगों के यहाँ गांव में बनता है, सिसकोहरा इसको कहते हैं। सिसकोहरा से उसको आग मतलब उबाल करके चीनी की चाशनी में डाल करके बनाया जाता है। उसके खाने के बाद ना ज्यादा करके कफ और खांसी बलगम हो जाता है। अब जो दम फूलता हो, खांसी होता है, और उसको मुरब्बा खिलाइएगा ना तो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि वो मुरब्बा खाने के बाद ना सांस को बंद कर देता है, कफ बलगम, तो और मर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलते। लेकिन यहाँ ये निमोनिया बीमारी नहीं है, खाने वाला मुरब्बा नहीं। यानी वहां पर जो लहना सिंह है वो सूबेदारनी की बात को लेकर के, सूबेदारनी की बात को लेकर के जो वहां पर अपनी ओवरकोट यानी जर्सी उतार करके किसको दे रहा है, बौधा सिंह को दे रहा है। इस पर उनका मित्र वजीरा जो है वो कहता है कि मरना ही अगर है तुम्हें तो देश के लिए मरो ना। ठीक है, चलिए, तो इनका कहना यह अर्थ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या सुनिएगा। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन की क्या संकेत है? तो यह कथन लहना सिंह की ओर संकेत करते हुए कहता है, यह कथन फिरंगी मैम की है। देखिए यह कथन किसका है? तो यह वजीरा का है। लेकिन किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? तो फिरंगी मैम। और किसकी ओर संकेत करता है? तो लहना सिंह का। बस देखिए, ज्यादा इसमें कहना नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा थोड़ा सा। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? किसकी ओर संकेत है? यह कथन लहना सिंह की ओर संकेत करते हुए कहता है यह कथन फिरंगी की है। यानी देखिए फिरंगी मैम, क्योंकि वो लोग लड़ने के लिए कहां गए हैं इस बार? कहां गए थे? जर्मनी गए थे। इंग्लैंड की तरफ से, भारत के थे, इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए कहां गए हुए थे? जर्मनी गए हुए थे। तो वहां की जो फिरंगी मैम है ना, कोई लड़की है, वो कहती है कि तुम हमें बचाने के लिए आए हो, तुम हमारे देश की क्या हो? राजा हो, मुल्क को बचाने के लिए आए हो। ये लहना सिंह की ओर संकेत करते हुए फिरंगी मैम की यह कथन है। ठीक है, कौन बोल रहा है ये बात? फिरंगी मैम। किसको कह रहा है? लहना सिंह की ओर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? देखिए लहना सिंह के गांव में जब एक तुर्की मौलवी आता था, बचपन की बात है, जब लहना सिंह वहां पर रहते थे तब की बात, तो उनके गांव में ना एक तुर्की मौलवी आया करता था। अभी घटना कहां पर घटी है? जो लप्टन साहब, जो जर्मनी का जासूस था, ये अंग्रेजी सेना के जो लप्टन थे उनको वो लोग पकड़ लिए थे, और उन्हीं का वस्त्र पहन करके रात के अंधेरे में लप्टन का भेष बना करके बिल्कुल आ गए कहां? इस खंडहर में। सूबेदार को, सूबेदार हजारा सिंह को उसने कहा, हजारा सिंह को उसने कहा कि तुम बगल में 50 लगभग जर्मनी सेना है, दूसरे रास्ते से जाओ और वहां पर जाकर के उसको हमला करके मारो। और इधर खाई को उड़ाने का प्लान बना रखा था। जैसे ही लहना सिंह उसको देख लेता है कि अपने कोट से वह 3 बम निकालता और खाई के मुंह पर लगा देता है। ये जब देखता है ना तो लहना सिंह को शक हो जाता है यह हमारा लप्टन नहीं, कोई मतलब जर्मनी का जासूस है। और उसे उल्टे बंदूक के कुंदे से ऐसे धड़ाम से मारता है, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसको खींच करके कहाँ ले जाता है? अंदर खाई में। और खाई में ले जा करके, और खंडहर जो है, खंडहर में ले जाता है। और थोड़ी देर बाद जब उस लप्टन साहब को होश आता है, तब वहां पर यह कहानी कहता है कौन? हजारा सिंह, सॉरी ये लहना सिंह कहता है कि हमारे एक बार की बात है कि हमारे गांव में एक तुर्की मौलवी आता था। तुर्की मौलवी ताबीज बेचता था, जंतर। और वह कहता था कि जर्मनी के लोग वेद पढ़ पढ़ कर विमान बनाना सीख गया। जर्मनी के लोग गौ हत्या नहीं करता, और भारत में यह जब आएगा तो गौ हत्या समाप्त कर देगा।
लहना सिंह जर्मनी के लेफ्टिनेंट साहब को ये बात कहता है। क्यों कहता है समझता है? मजाक कर रहे हैं, मजाक। वो कह रहे हैं कि वह तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी के लोग तो तेज है कि वेद पढ़ 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 के ये क्या कहते हैं, हवाई जहाज बनाना सीख गया, और तुम तो साफे बुर्बक हो कि तुमको इतना भी बुझने नहीं आया कि हम तुमको पहचान सकते हैं कि नहीं सकते हैं। हमारा लेफ्टन का केस बड़ा था। देखिए इस वहां पर उसको मजाक कर रहा है कि जर्मनी का लोग को कहा जाता है तेज, लेकिन तुम तेज नहीं, महाबुर्बक हो। ठीक है, इसलिए वो इस चीज को उदाहरण देते हैं। फिर समझेंगे, लेफ्टन साहब को जो वह खींच के ले जाता है अंदर, और तब उसे कहता है मजाक में, मजाक में कि हमारे गांव में एक तुर्की मौलवी आते थे और कहते थे कि जर्मनी के लोग ना बहुत तेज है, जानते हो, वो वेद पढ़ पढ़ के क्या बनाना सीख गया, हवाई जहाज बनाना सीख गया। जर्मनी के लोग गौ हत्या नहीं करते हैं, वो जब भारत में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। लेकिन लेफ्टन साहब, जर्मनी के लोग तो सुनते हैं तेज, लेकिन आप तेज नहीं हैं, हमको गड़बड़ लगता है कुछ ना कुछ। देखिए ऐसे कह रहा है। आगे चलते हैं। लहना सिंह का दायित्वबोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पर्शनीय है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए कहानी के मुख्य पात्र हैं लहना सिंह, और इस कहानी में देखिए उनका जो दायित्व है उस दायित्व को बखूबी निभाते हैं, उस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। वो बचपन में जिस लड़की से प्रेम किए, और उस जगह पर क्या होता है कि उनको वो वचन देते हैं, वादा देते हैं, और उस वादा को बखूबी निभाते भी हैं, क्योंकि उनकी बेटे की जो जान जा रही थी, अपनी जो जर्सी था उनको बिछावन था उसको दे करके, और यहाँ तक कि जब लड़ाई चल रही थी तो उस बौद्धा सिंह को लड़ने भी नहीं दिया गया, उसको अंदर बंद करके रखा गया ताकि वो आराम से रह सके। चलिए, तो उसकी जान बचाई। इसके साथ साथ उसके पति हजारा सिंह को भी वह कसम उसम दे करके वहां से निकाल दिया और उसकी जान बचाई। अर्थात आपने क्या समझा कि दायित्व बोध को उसने पूरा किया, और उसकी बुद्धि स्पर्शनीय, और बुद्धि भी बहुत तेज था। लहना सिंह की बुद्धि भी तेज थी। जब वो वहां जब गया है, लेफ्टन साहब वहां पर हैं, तो लेफ्टन साहब को इसको शक होता है कि भाई लेफ्टन ये हमारा ओरिजिनल लेफ्टन नहीं है। तो वह लेफ्टन साहब को फंसाने के लिए, देखिए वह क्या कहता है कि लेफ्टन साहब याद है हम लोग पिछले बार जो युद्ध में गए थे वहां विदेश में, और हम लोग गधे पर चढ़ करके यात्रा किए थे, हाँ? आप भी गधे पर बैठे हुए थे, और सामने जो नीलगाय, वही सिंग वाली बड़ी लंबी लंबी सिंग वाली नीलगाय जो भागी थी, और आपने क्या कहा था, ये नीलगाय की सिंग को हम लोग अपने कैबिन में लगाएंगे, वहां पर कैंप में सजाएंगे उससे, हाँ। और एक मौलवी अब्दुल्ला जो छूट गया था पीछे मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जो पानी मतलब जल चढ़ाने में, आपको याद आ रहा है? तो वहां पर लेफ्टन साहब कहते हैं हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है, हम लोग गधे पर बैठ के यात्रा किए थे ना, याद किए थे। अब उस सिंह वाला ना, अरे उसका 2 फीट सिंह नहीं था, 2 फीट 4 इंची था, पकिया बात कह देता है, जबकि नीलगाय को तो सिंह नहीं होता है ना। और अब्दुल्ला तो कभी मंदिर में पानी मतलब जल चढ़ाता नहीं है। इस तरह से वो देखिए दिमाग से कैसे उसको ठगता है, और पकड़ा भी जाता है बेचारे, नहीं। यानी वो जानते थे लहना सिंह कि लेफ्टन ओरिजिनल होगा, तो सब जानता है ये लेफ्टन ओरिजिनल नहीं है, और हम इस तरह का झूठ बोलेंगे तो फंस जाएगा उसमें। अब बात वही हुई कि फंस गया। कहा ठीक है, सिगरेट के लिए हम माचिस लाते हैं, और जल्दी जल्दी निर्णय लेता है। देखिए दिमाग का तेज, कोई चीज का निर्णय झटपट ले लेना, वह झटपट निर्णय लेता है क्या करना चाहिए, और वह झट निर्णय लेता है कि चलो इसको बंदूक के कुंदे से मार बैठते हैं, और वो मार दिया। नहीं, ऐसे गोली भी मार सकता था वो, लेकिन गोली मारा इसलिए नहीं क्योंकि गोली की आवाज होगी तो फिर अगले वाले समझ जाएंगे कि वहां पर गोलियां चल रही है, तो इसीलिए उसने कुंदा से मारा ताकि वह मर भी जाए और किसी तरह का कोई बात न हो। लेकिन लेफ्टन ने गोली चला दी जिसका आवाज उसे मिल गया था जब जर्मनी वाले आ गए। तो आपने क्या समझा कि वहां पर लहना सिंह अपने दायित्व का भी अच्छी तरह से निर्वाह करता है, और बुद्धि का भी उसने बहुत चतुराई से काम लेता है। इसी चीज का वहां पर वर्णन है, तो सुनिएगा। लहना सिंह जो भी काम दिया गया था अपने विवेक और बुद्धि से एकदम बिल्कुल सही सही किया है, अपने दायित्व को बखूबी निभाता है, और आज नकली लेफ्टन साहब को भी बुद्धि से वह क्या कर लेता है, पहचान लेता है। अर्थात वहां की उसकी दायित्व बुद्धि और सब बिल्कुल साफ साफ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए, माने बताइए मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर हो जाती है,
अर्थ बताइए। देखिए, आपने नहीं पढ़ा होगा, एक कहानी पढ़िएगा, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, जहां सुनिएगा, गूगल में कभी सर्च कीजिएगा, एक कहानी है औरंगजेब की आखिरी रात। उस कहानी में भी इसी तरह की कहानी है। कहानी क्या है थोड़ा सा मैं समझा दूं शॉर्ट में। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, भीम, औरंगजेब और थे। सबको वो मार करके, तीनों भाई को मार दिया और पिता यानी शाहजहां को जेल में बंद कर दिया और राज्य गद्दी पर कब्जा कर लिया। देखिए, वहां पर धोखाधड़ी के साथ वो ऐसा किया था। अब जब आखिरी रात है, औरंगजेब जब मरने वाला था, यानी 7 तारीख को जब वो मरने वाला था, कब मरा था, 1707 में। 1707 में जब वो मरने वाला था, तो जब वो दक्षिण भारत की तरफ था और वहां पर जब उसकी खांसी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, उनकी बेटी उनके साथ में है और बेटी उसको दवा देती है कि भाई आप पी लीजिए। तो उनकी वो कहते हैं कि नहीं, पहले तुम हमारे सामने में दवा पी करके देखो, तब हम दवा पिएंगे। बेटी कहती है कि हमने इसे चख लिया है, दवा बिल्कुल अच्छा है। तो कहता नहीं, हमको शक हो रहा है, तुम पहले पियो हमारे सामने में तब। यानी कहने का अर्थ है कि जो जैसा रहता है वैसा उसे अंतिम समय में याद आता है कि हमने बचपन में बड़े होने पर ये सब घटना हमारे साथ हुआ था, और सब चीज बार बार उसे याद आता है। वही कहानी है यहाँ पर कि लहना सिंह को गोली लगी है। लहना सिंह को गोली लगी है और गोली लगने के बाद उसे यह समझ में आ रहा है कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है। बिल्कुल हम क्षण भर के मेहमान हैं, इसीलिए उन्हें सब कुछ बार बार याद आती है। पहली तो अमृतसर वाली घटना याद आती है कि वही लड़की उससे बात करते हुए, सूबेदारनी जो थी उनसे बात करते हुए, और जैसे लड़की कह देती है, देखिए उनको याद आ रहा है, तुम कहाँ रहती हो, तो मगरे में। लड़की पूछते तुम कहाँ रहते हो, तो माझे में। सब कुछ ये सारी बातें एकदम बिल्कुल बचपन की वो बातें याद आ रही है। जैसे ही लड़की कह देती है कि हाँ कल हमारी कुर्माई हो गई, लाना सिंह के जो घाव सीने में लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने मिट्टी कोच रखा था, अचानक उसमें से तेजी से बुलबुले के साथ खून आता है और उदास हो जाता है लड़का। यानी लहना सिंह उदास हो जाता है, जान रहे हैं। वो लड़की जैसे बोलती है, घाव, लेकिन लड़की है नहीं जबकि वहां पर, लेकिन वो घाव और तेजी से रक्त बहना शुरू करता है और उसका मन उदास हो जाता है। आपने क्या समझा कि यहाँ पर वो बचपन की बातें हैं, उन्हें याद आ रहा है। फिर वो वापस जब सूबेदार के यहाँ जाता है और सूबेदार ने उन्हें बुला करके और वो कहती है कि तुम हमारे पति और बेटे को बचा लेना। ये दृश्य भी उन्हें बार बार याद आता है। अर्थात मरते समय उन्होंने जो अच्छा काम किया, चाहे जीवन में आप बुरा काम करते हैं, सब कुछ अंतिम समय में, अगर आपके मरने से 1-2 समय, 2-4 मिनट 10 मिनट पहले का समय अगर बचा हो और जब आप मर रहे हो, तब आपको ये सब बातें याद। अरे अचानक मर जाते हैं, गिरते हैं, मर गए तो पता ही नहीं चला कि हम कब मरे, कैसे हुआ, तब तो याद ही नहीं आएंगे। लेकिन अगर मरने वाले हों और मरने से 1-2 घंटा का समय अगर हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट का समय हो, तो उस समय हमने जो बुरा किया और हमने जो अच्छा किया, ये सारी बातें हमें बार बार याद आती है कि हमने क्या किसी के साथ कैसी गलतियां की है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 11, मर्म स्पष्ट कीजिए। माने मर्म का मतलब होता है अर्थ। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। देखिए, जब वजीरा कहता है, मानी लहना सिंह का मित्र जो है वजीरा, वो कहता है, क्या कहता है कि जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तब इस पर लहना सिंह कहता है कि अरे हमारी मृत्यु ऐसे यहां नहीं होने वाली भाई, मैं अपने भाई की गोद में सिर रखकर मरूंगा। और कहां मरूंगा, हमने जो अपने गांव में आंगन में जो आम का बगीचा लगा, सॉरी आम का पेड़ लगाए हैं ना, वहीं हमारी मृत्यु होगी। हम यहाँ नहीं मरेंगे, वहीं मरेंगे। ठीक है, यानी अपने भाई, मतलब अपने मित्र वजीरा को वो कहते हैं कि हम कहाँ मरेंगे, अपने गांव, अपने घर और अपने भाई की गोद में सिर रखकर मरेंगे। ऐसे मरता भी है क्योंकि उनका भाई भी उन्हीं सेना में मतलब एक पद पर हैं, और जब मरने समय अपने भाई की गोद में मरते हैं, लेकिन वो गाछ वहाँ पेड़ के पास नहीं मरते, आम के पेड़ के पास, वो कहाँ मरते हैं, वो खंडहर में मरते हैं। ठीक है ना, जो भी है। लेकिन देखिए सुनिएगा कहानी। जब वजीरा
कहता है लहना सिंह से कि जारे में मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलता, तो लहना कहता है कि मेरी मृत्यु मेरे भाई करतार सिंह के गोद में होगा, जहां मैंने आम का पेड़ लगाया था, इस बार खूब फला होगा और हम भतीजा दोनों वहां खाएंगे। देखिए वो कहते हैं कि हम वहां पर, यानी कि हो सकता है वजीरा मित्र भी हो और उनका भतीजा भी होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। वजीरा कहना कर के हम आम भतीजा खाएंगे और चाचा खाएंगे, यानी लहरा सिंह चाचा होंगे और वजीरा क्या होगा, उनका भतीजा भी होगा, नहीं। इसीलिए वो कहता है कि चाचा भतीजा खूब खाएंगे, आम फला होगा, माने वो हंसी मजाक में आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये दृश्य है। और अब घर जाओ, कह देना मुझे उनसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। देखिए यहां पर अब घर जाओ, कह देना कि मुझे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। लिखिएगा युद्ध की समाप्ति होने के बाद, देखिए युद्ध जब होती है, युद्ध में गोलियां चल जाती है, सारे जर्मनी वाले मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, लेकिन लहना सिंह को गोली लग जाता है। जब हजारा सिंह उसे कहता है चलने के लिए कैंप से वापस, यानी खंडहर से वापस कैंप में, तो लहना सिंह कहता है अपने सूबेदार हजारा से कि आप जाइए और जाकर के सूबेदारनी से खाली कह दीजिएगा या चिट्ठी लिख दीजिएगा और उसमें कह दीजिएगा कि तुमने जो हजारा से कहा था वह हजारा सिंह मरते दम तक पूरा कर दिया है। अर्थात यहाँ पर सूबेदारनी उसे कहा था कि तुम मेरे बेटे और पति को अपने जान पर खेलकर बचा लेना, और आज उसे बचा लिया है, इसी बात को वह उसे पहुंचाने चाहता है। इस पर हजारा सिंह कहता भी है कि तुम चलो खुद कह देना, लेकिन वह जाता नहीं है, वो कहता है केवल कि तुम कह देना मेरी तरफ से। आगे है कहानी का शीर्षक, उसने कहा था, सॉरी कहा था, क्या सबसे सटीक शीर्षक है, क्या सही आंसर मतलब नाम है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं है तो दूसरा सुझाव दीजिए, अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। तो देखिए ये उसने कहा था कहानी, उसने कहा था कहानी का जो शीर्षक है बिल्कुल उपयुक्त है। ये कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि लड़कियां शुरू में कुछ नहीं बोलती, लड़का जो बोलता है उसको लड़कियां भी मान ली है, इसलिए उसने कहा था। और और बाद में लड़कियां जो कही है वो लड़का मान लिया है, इसलिए उसका नाम रखा गया है उसने कहा था। दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, केवल कहा था पर ही चल रहा है, इसलिए शीर्षक का कहानी उपयुक्त है और इसका कोई उचित नाम अब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए इस कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, यानी आपने जो कहानी पढ़ा इसका केंद्रीय भाव क्या है, तो इस कहानी का केंद्रीय भाव है एक तरफा प्यार है। यानी कि जो हजारा सिंह है, सही बेटो, हजारा सिंह है वो कहता है, सॉरी लहना सिंह है, वो उस लड़की से, यानी कि उनका नाम है कमली या सूबेदारनी, उनसे वो प्रेम करता है, लेकिन वहां दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रहा है, इसीलिए दोनों के बीच में ये क्या है, एक तरफा प्यार है और इसका केंद्रीय भाव यही है और उसी पर वह कहानी लिखा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करेंगे। हम लोग हाँ कल मिलते हैं अगले शीर्षक के साथ, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ। तब तक आप तैयार रहिए, हम भी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।